नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की सोशल साइंस करते हैं और उसका 5th लेसन करते हैं, वायुमंडल, दाब, वायु एवं आर्द्रता। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था, यानी मैंने आपका हाफ लेसन कंप्लीट करवा दिया था। आज हम इसका जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है, यानी आपका जो हाफ लेसन बच गया था, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा दिया था यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं आगे। आपका ये स्थानीय पवनें भी हो गया था। वायु में जल वाष्प, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। तो वायु में जल वाष्प क्या है। तो वायु में जल वाष्प विद्यमान होता है, यानी आप देखते हो कई बार जो जल है इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, हम वायु में जल वाष्प की उपस्थिति को आसानी से प्रमाणित कर सकते हैं। एक गिलास ठंडा पानी लीजिए, कुछ ही सेकंड में उसकी बाहर सतह पर पानी की बूंदें दिखेंगी। इसमें कुछ भी आश्चर्य करने जैसा नहीं है, क्योंकि ये बूंदें वायुमंडल से आई हैं। जब वायु गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है, तब जल वाष्प संघनित होकर बूंदों के रूप में दिखने लगती है। जल वाष्प यानी गैसीय अवस्था की एक विशेषता यह है कि यह ठोस, हिम या द्रव जल के रूप में परिवर्तित हो सकती है। वायु में जल वाष्प का मुख्य स्रोत जल राशियों जैसे महासागर, समुद्र, नदी, झील आदि का वाष्पीकरण है। वाष्प की एक छोटी मात्रा पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से वायु में भी सम्मिलित होती है। वायु में जल वाष्प की मात्रा स्थान और समय के अनुसार अलग अलग होती है। वायु में जल वाष्प की मात्रा भूभागों की अपेक्षा जल राशियों पर अधिक होती है। ग्रीष्म व वर्षा ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक होती है तथा ऊंचे स्थानों की अपेक्षा निचले स्थानों पर अधिक होती है। ठीक है, आर्द्रता क्या है। आर्द्रता शब्द का प्रयोग वायु उपस्थिति में जल वाष्प की अनुपातिक मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में पढ़े तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को, ठीक है, आर्द्रता या वास्तविक आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जो जल वाष्प की वास्तविक मात्रा है उसको आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, यह प्रतिशत में आपेक्षिक आर्द्रता के रूप में व्यक्त की जाती है। यह वायु में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा तथा समान तापमान पर वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की अक्षमता के मध्य का अनुपात है। आर्द्रता वायुमंडल को गर्म व ठंडा होने में सहयोग करती है। तो आर्द्रता क्या है, यह वायुमंडल को गर्म व ठंडा होने में सहयोग करती है। जल चक्कर क्या है, तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जल राशियों का जल वाष्प के रूप में वाष्पित होकर आकाश में चला जाता है। ठीक है ना भाई, आप देखते हो मैंने बताया भी आपको, कहीं भी थोड़ा सा जल इकट्ठा हो जाए बारिश का, वो थोड़े दिनों बाद आपको वहाँ पर नहीं मिलता है, तो क्या हो जाता है, वो वाष्प बनकर वहाँ से उड़ जाता है। यह वहाँ ठंडा होकर वापस भूमि पर वर्षण के रूप में आता है और पुनः इन जल राशियों में मिल जाता है। यह घटनाक्रम जल चक्कर कहलाता है। इस प्रकार जल चक्कर में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित है, वाष्पीकरण, संघनन व वर्षण। इनके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए जल चक्कर आपका, ये सागर है। सागर आप जानते हो, सागर में बहुत सारा पानी भरा होता है। ठीक है, और सागर से जब ये लहर उठती हैं तो इनसे क्या बनता है, बादलों का बनना, यानी जब वो वाष्प बनकर उड़ने लगता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण। ठीक है, और ये देखिए भूजल, जल का अंतःस्रावण, यानी जब अंदर चला जाता है मृदा, जो मिट्टी में जल का रिसना, जो राम राम से जल अंदर की ओर जाता है, ये वर्षण, यानी जब दोबारा वर्षा के रूप में वो जल इकट्ठा होता है और वर्षा वाले बादल जब बनते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है, जब हम अपने गीले कपड़े बाहर फैलाते हैं तो वे सूख जाते हैं ना। ये तो बात आपको पता है ना, जब आप गीले कपड़े रोज सुखाते हो तो आप वो सूख जाते हैं। ठीक है, गीले कपड़े बाहर रखते ही धूप में वो ऑटोमेटिक उनका पानी जो है अंदर से खत्म हो जाता है और सूख जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उनका पानी वाष्पित होकर जल वाष्प बन जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है। वाष्पीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जल राशियों, पेड़ पौधों व जीव जंतु में होती रहती है। वाष्पीकरण की मात्रा बहुत से घटकों पर निर्भर करती है। तापमान, वायु में शुष्कता की मात्रा और वायु की गति। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक वाष्पित होती है। शुष्क वायु में नम वायु की अपेक्षा नमी को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। जब तीव्र वायु चलती है तब वाष्पीकरण अधिक होता है। गर्म
शुष्क व तेज पवने वाले दिनों में कपड़े शीघ्र क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि गर्म जो लू चलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी का वाष्पीकरण जल्दी कर लेती है, यानी कपड़े को जल्दी सुखा देती है। फिर संघनन क्या है? तो वायु में जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता सीमित होती है, अर्थात किसी निश्चित तापमान पर वायु जल वाष्प की निश्चित मात्रा को ही ग्रहण कर सकती है। जो वायु अधिक जल वाष्प की मात्रा को ग्रहण नहीं कर सकती वह संतृप्त वायु कहलाती है, और जो वायु कुछ और जल वाष्प की मात्रा को ग्रहण कर सकती है वह असंतृप्त वायु कहलाती है। ठंडी होने पर वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता वो घट जाती है, और गर्म होने पर यह क्षमता बढ़ जाती है। वह तापमान जिस पर वायु पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है ओसांक कहलाता है। ओसांक पर संघनन प्रारंभ होता है। संघनन से तात्पर्य है जल वाष्प का जल की बूंदों या हिम में परिवर्तित होना, बड़े बड़े जो बर्फ के पहाड़ है उनमें चेंज हो जाना जल की बूंदों के द्वारा। संघनन निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। संघनन निम्न रूप में होता है। पहले बादल पड़ते हैं। जब नम वायु ऊपर उठती है तो यह ठंडी हो जाती है और इस प्रकार से ओसांक तक पहुंच जाती है। वायु में उपस्थित जल वाष्प जल की छोटी बूंदों या हिम के कणों के रूप में संघनित होती हैं। ये बूंदें वायु में बादलों के रूप में तैरती हैं। जो बादल है वायु के साथ गति करते हैं। ऊंचाई के आधार पर बादल निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहले निम्बस बादल पड़ते हैं। ये गहरे स्लेटी व काले रंग के वर्षा वाले बादल होते हैं। क्यूमुलस बादल ये गहरे स्लेटी रंग के फूल गोभी की तरह दिखने वाले वर्षावाहक बादल होते हैं। ये रहे सभी टाइप इनके क्लाउड के। निम्बस बादल, क्यूमुलस बादल, सीरस बादल, स्ट्रेट्स बादल। ठीक है, सीरस बादल के बारे में पढ़ते हैं। ये बादल पंखे जैसी आकृति के होते हैं। ये देखिए सीरस बादल पंखे जैसी आकृति के है ना, और 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। सामान्यतः ये बादल वर्षा नहीं लाते हैं। कौन से? सीरस बादल। स्ट्रैट्स बादल, ठीक है, ये स्ट्रैट्स बादल हैं। ये बादल सफ़ेद रंग के होते हैं, आपको दिख भी रहा है, वाइट कलर है इनका, और 2 किलोमीटर की कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सामान्यतः ये बादल भी वर्षा नहीं लाते हैं। ठीक है, बादल 13 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक नहीं होते। ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है कि बादल 13 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक नहीं होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोहरा और धुंध, जो आपकी सर्दियों में पड़ती है ना धुंध वगैरह, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कोहरा और धुंध के निर्माण की प्रक्रिया बादल के ही समान है। इनमें एकमात्र विभिन्नता यह है कि कोहरा और धुंध पृथ्वी की सतह पर बनते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब नम वायु वायुमंडल की निचली परत में अपने ओसांक बिंदु से कम ताप पर ठंडी हो जाती है। जब दृश्यता संतोषजनक होती है तो यह धुंध कहलाती है, और जब हम देख सकने में असमर्थ होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? कोहरा। जब हम कहते हैं ना कि सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा है, सर्दियों में बातें होती है, तो क्या होता हो? कोहरा होता है। ठीक है, ओस क्या है? ओस की बूंदें भी पड़ती है ना सर्दियों के टाइम में। हम कहते हैं कि बाहर सो रहे थे लेकिन ऊपर से ओस पड़ रही थी, है ना, यानी हम गीले हो जाते हैं उस टाइम में जब हम बाहर सोते हैं। तो पृथ्वी व पौधे शीत ऋतु में ताप का विकिरण रात्रि में करते हैं। हालांकि जब ठंडी वायु इस ताप के संपर्क में आती है तो नमी का संघनन जल की छोटी बूंदों के रूप में घास या अन्य वस्तुओं पर होते हैं। आप सुबह उठ कर देखते हो घास पर भी ओस की बूंदें पड़ी मिलती है ना आपको, तो ये बूंदें क्या कहलाती हैं? ओस। ओस शांत व स्वच्छ शीत रात्रि में पड़ती है। पाला क्या होता है? जब ओस की बूंदें निम्न ताप के कारण जम जाती हैं तब यह पाला कहलाती हैं। ओस का ओसांक हिमांक से ऊपर तथा पाले का ओसांक हिमांक से नीचे होता है। हम सुबह के समय घास, वृक्षों की पत्तियों, फरस आदि पर पाले की सफ़ेद चादर की तरह बिछा हुआ देख सकते हैं। जो वाइट वाइट सा सुबह दिखता ना आपको, तो क्या होता हो? हम कहते हैं ना कि आज तो पाला पड़ा हुआ है। ये देखिए वाष्पीकरण व संघनन के मध्य विभिन्नताएं। वाष्पीकरण क्या? इसमें जल वाष्प में बदल जाता है ना, वाष्प बनकर उड़ जाता है। संघनन वायु में उपस्थित जल वाष्प जल की छोटी बूंदों में बदल जाता है। वाष्पीकरण पढ़ते हैं, यह गर्म, शुष्क व हवादार मौसम में अधिक होता है। और संघनन यह तब होता है जब संतृप्त वायु ओसांक से नीचे चली जाती है। यह वायुमंडल की निचली परत में होता है वाष्पीकरण, और संघनन यह ऊंचाई वाले स्थानों पर अत्यधिक होता है। वर्षण क्या है? वर्षण के बारे में पढ़ते हैं। जब वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित होती है
तो यह पानी की बूंदों का रूप ले लेती हैं। जब ये बूंदें एक साथ मिलती हैं तो इनका आकार बड़ा हो जाता है। ये बड़ी बूंदें वायु में तैर नहीं सकती, अनंतः ये वायु के माध्यम से वर्षा, हिम या ओले के रूप में भूमि पर गिरती है। इस प्रकार वर्षण, संघनन व वर्षा हिमपात की प्रक्रिया है। वर्षा के बारे में पढ़ते हैं। रेन, जब संघनित जल वाष्प जल की बूंद के रूप में गिरती है तो यह वर्षा कहलाती है। जब यह वर्षा की बहुत छोटी बूंद के रूप में गिरती हैं तो बूंदाबांदी कहलाती है। हिमपात क्या है? जब वायु का तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है तब जल वाष्प हिम के कणों में संघनित हो जाता है। ये हिमकण एक साथ मिलकर हिमपात के रूप में गिरते हैं ना। हम कहते हैं ना कि जो इसकी बर्फ़ की चादर सी बिछ गई है ना, शिमला में जाते हम कि बर्फ़ पड़ता हुआ देखेंगे तो उसको क्या कहते हैं? हिमपात। तुषार वर्षा क्या है? वर्षा के साथ हिमपात होना तुषार वर्षा कहलाता है। यानी जब ऊपर से बर्फ़ पड़ रहा है तो उसके साथ हल्की हल्की वर्षा भी होती है तो उसको क्या कहते हैं? तुषार वर्षा। ओला क्या होता है? जब वर्षा की बूंदें ऐसे स्थान पर पहुंचती हैं जहां तापमान हिमांक से नीचे होता है तो वे बर्फ़ के गोलों के रूप में जम जाती हैं। जब इन बर्फ़ के गोलों का भार बढ़ता है तो वे बर्फ़ के गोलों के रूप में जम जाती हैं। जब इन बर्फ़ के गोलों का भार बढ़ता है तो ये भूमि पर ओलों के रूप में गिरते हैं। यह घटनाक्रम सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक होता है। ओले पड़ते हैं ना गर्मियों में भी जब वर्षा होती है। यह फसलों, जंतुओं या अन्य वस्तुओं का विनाश कर सकती है। वर्षा के प्रकार, ज़्यादा ओले पड़ने से फसलें खराब हो जाती है ना। अब हम पढ़ते हैं वर्षा के प्रकार। जब जलवाष्प संघनित होकर भूमि पर गिरती है तो यह वर्षा कहलाती है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। संघनित वर्षा, इस प्रकार की वर्षा अधिकांशतः भूमध्य रेखीय गर्म क्षेत्रों में होती है। वायु भूमि की सतह के संपर्क में आती है और गर्म होकर लंबवत वायु प्रवाह को उत्पन्न करती हुई ऊपर की ओर उठती है। वायु ऊंचाई पर जाकर ठंडी हो जाती है और तीव्र संघनन होता है तथा आकस्मिक व भारी वर्षा लाने वाले बादलों का निर्माण होता है। यह वर्षा अधिकांशतः बिजली व गरज के साथ आती है। ऊंचावच या पर्वतीय वर्षा, यह वर्षा का एक सामान्य रूप है। नमी युक्त वायु पर्वतों से टकराकर ऊपर उठती है जहां यह ठंडी होकर भारी वर्षा करती है। इस प्रकार की वर्षा दक्षिण भारत में पश्चिमी तटों तथा उत्तर भारत में हिमालयों के दक्षिण की ओर होती है। जब यह वायु पर्वतों की विपरीत दिशा में पहुंचती है तो यह पहले ही गर्म तथा शुष्क विपरीत दिशा या वर्षाहीन दिशा को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। पश्चिमी तटों पर पहाड़ी के कारण दक्कन का पठार इसी प्रकार का क्षेत्र है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चक्रवाती वर्षा, जब निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है तो सभी दिशाओं से इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए वायु चलती है। सभी ओर की वायु मिलकर ऊपर उठती है और यह ठंडी होकर संघनित हो जाती हैं और बादल बनाती हैं तथा वर्षा लाती हैं। क्योंकि वायु सभी ओर से उठती है ना, अनंतः क्या होता है? वायु की गति गोलाकार हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? चक्रवात। चक्रवात की एक आंख होती है जो इसके केंद्र को दर्शाती है। चक्रवात अधिकांशतः शीत ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं क्योंकि ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटियों से चलने वाली वायु उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से आने वाली वायु से मिलती हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्द भंडार, जिनसे ज्ञान मिलता है कि किस शब्द का क्या अर्थ है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जो पृथ्वी की अन्य वस्तुएं हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी खींचने की कोशिश करता है, उसमें शक्ति होती है, पावर होती है। वायुमंडलीय दाब क्या है? वायुमंडल का वह दाब जिसे वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया जाता है। निर्वात मंडल, भूमध्य रेखा के निकट निम्न वायुदाब क्षेत्र। घोटक अक्षांश, उष्ण कटिबंधों के निकट का उच्च दाब क्षेत्र। वाष्पीकरण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें ताप के कारण जल वाष्प बन जाता है। आर्द्रता क्या है? वायु में उपस्थित जल वाष्प की आनुपातिक मात्रा। ये क्या है? आर्द्रता। तो बच्चों, आज हमने 5th लेसन भी कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी ज़रूर लाइक करें। ये आपके अभ्यास के कुछ क्वेश्चन हैं जिन्होंने अपनी कॉपी में ये नोट करने हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो हमने 5th लेसन भी आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सभी ने मेरा साथ दिया। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो ताकि वो भी देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।